हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आप सभी को मैं साइंस पढ़ाता हूँ। आज हमारे पास में है अध्याय 3 और अध्याय 3 का हमारे पास में है पार्ट 4 और ये लगभग फाइनल हमारे पास में पार्ट है। इसके अंदर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास में आ गया अध्याय 3 है ही अपने पास में। अध्याय 3 का नाम है हमारे पास में धातु एवं अधातु। और इसका हमारे पास में ये पार्ट 1 पार्ट हमारे पास में है 4 और लगभग इसे चौथे पार्ट के अंदर आपका अध्याय पूरा समाप्त हो जाएगा। अब देखो अध्याय हमारे पास में 3 धातु अधातु, ठीक है। उस पार्ट 4 के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या पहले वो देखते हैं। अध्याय इसके अंदर क्या करना, सबसे देखो हमारा लगभग हमारे पास में टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, बस बाकी कुछ टॉपिक बचे हैं। अब कौन कौन से बचे हो देखो। अब हमारे पास में बचा धातुओं का निष्कर्षण, ये लास्ट टॉपिक बचा हमारे पास में। और इसके बाद में छोटी छोटी कुछ पेपर्स है वो भी हमें कवर करनी है इसके अंदर। हमारे पास में है धातुओं का निष्कर्षण। अब देखो धातु का निष्कासन या निष्कर्षण बोल सकते हैं। धातु का निष्कासन, भाई धातु कैसे निकालते हैं हम, कैसे नहीं निकालते, किस प्रकार धातुएं पाई जाती है, किस प्रकार धातु को निकालते हैं, उसके बारे में इस अध्याय के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास में है भाई धातु का निष्कर्षण किस प्रकार करते हैं हम। धातु का निष्कर्षण करते हैं हम सक्रियता श्रेणी है या फिर सक्रियता जो धातु है उनके आधार पर करते हैं हम। सक्रियता जो ज्यादा सक्रिय धातु रहेगी वो हमें किसी न किसी एस के रूप में मिलेगी, किसी न किसी चीज के साथ में मिलेगी। और जो कम क्रियाशील धातु है, सबसे कम जैसे सोना और प्लेटिनम जैसी धातुएं हमें स्वतंत्र रूप में ही मिल जाती है, वो किसी अशुद्धियों के साथ में नहीं मिलती, लगभग वो स्वतंत्र रूप में ही हमें मिल जाती है। चलो देखते हैं सक्रियता श्रेणी के आधार पर करेंगे। कैसे करेंगे भाई धातु का निष्कर्षण, सक्रियता श्रेणी के आधार पर। तो सक्रियता श्रेणी है क्या पहले वो लिख लेते हैं हम। सक्रियता श्रेणी में बताया ट्रिक भी बताई मैंने। सक्रियता श्रेणी की क्या ट्रिक है भाई, वापस से लिख रहा हूं ना। तो हमारे पास में सक्रियता श्रेणी है केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है, फीका पकाता है। क्या करता है भाई, केदारनाथ का जो माली है हमारे पास में वो क्या करता है, आलू जरा फीका पकाता है। फिर हमारे पास है कॉपर हटाओ, कॉपर हटाओ, कॉपर हटाओ, कॉपर हटाओ, चांदी सोना पाओ, चांदी सोना पाओ, ठीक। तो हमारे पास में केदारनाथ के का मतलब तो हो गया हमारे पास में पोटेशियम, नाथ का मतलब हो गया हमारे पास में सोडियम, अन्य का मतलब हो गया हमारे पास में ये कैल्शियम, इसका मतलब हो गया Mg, ये मैग्नीशियम हमारे पास, इसका मतलब हो गया Al, एल्यूमिनियम हो गया हमारे पास में, इसका मतलब हो गया जिंक, इसका मतलब फीका मतलब Fe, ठीक है। पकाता मतलब Pb और है मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कॉपर है, ये हो गया Cu, हटाओ मतलब Hg, इसको हटाओ, चलो ठीक है। चांदी मतलब हो गया हमारे पास में Ag, सोना मतलब हो गया Au और Pt मतलब हो गया हमारे पास में Pt हो गया अपने प्लेटिनम, Pt ये हो गया प्लेटिनम पाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास में सक्रियता श्रेणी है। इसके आधार पर हम करेंगे धातु का निष्कर्षण। ऊपर आने वाली धातु का अलग से निष्कर्षण करते हैं, नीचे आने वाली धातु का अलग से निष्कर्षण करते हैं और बीच में है उनका अलग से निष्कर्षण करते हैं। तो हमारे पास में जो ये धातु है ऊपर वाली, यहाँ से लेके एल्यूमिनियम तक, ठीक है, ये धातु हमारे पास में अधिक क्रियाशील धातु है। क्या भाई, हमारे पास में अधिक क्रियाशील धातु है। इनका निष्कर्षण कैसे करते हैं वो देखते हैं, अलग अलग विधि है। फिर हमारे पास में जो यहाँ से जिंक से लेके हमारे पास में जो हमारे पास में कहाँ तक है, Ag तक मान लो या फिर इसके तक मान लो, यहाँ पे Ag तक, यहाँ पे जिंक से लेके लगभग Ag तक,
और ये दो धातु जो हमारे पास में है ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। तो इनका कैसे उपयोग करेंगे, इसका कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास में जो ऊपर आने वाली जो धातु है वो हमें पता है अधिक क्रियाशील धातु है, तो अकेली स्वतंत्र रूप में तो पाई नहीं जाएगी, ये किसी ना किसी एच के साथ में पाई जाती है, क्योंकि ये अकेली रह नहीं सकती, क्योंकि किसी ना किसी से अभिक्रिया कर लेती है और एक दूसरा कंपाउंड ये यौगिक ये एच के बना लेती है। तो ये ऊपर आने वाली जो धातु है अधिक क्रियाशील धातु है, ये किसी न किसी एच के रूप में मिलती है। तो हमें जो इन धातुओं का निष्कर्षण करना है वो हमें करना है विद्युत अपघटनी परिष्करण, अपघटनी परिष्करण। तो इस धातु का ऊपर वाली जो धातु है इनका हम कैसे करेंगे निष्कर्षण, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि के द्वारा करेंगे। और हमारे पास में जो मध्यम क्रियाशीलता धातु है उनका हम करेंगे कार्बन के उपयोग से। किससे करेंगे भाई, कार्बन के उपयोग से, कार्बन के उपयोग से करेंगे। इसका इनका निष्कर्षण कैसे करेंगे, कार्बन के उपयोग से। और कार्बन के उपयोग से भी दो प्रकार से इसमें क्रिया रहेगी, एक तो हमारे पास में रहेगी वर्जन क्रिया और दूसरा हमारे पास में रहेगा निस्तापन या निस्तापन। ठीक है, ये हमारे पास में इधर ये रहेगी कार्बन के उपयोग से दो अभिक्रिया इसमें करवाएंगे, इस प्रकार हमारे पास में ये धातु प्राप्त हो जाएगी। और ये हमारे पास में क्योंकि प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। तो ये हमारे पास में किसमें पाई जाती है भाई, स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। या फिर इनके भी क्या करेंगे, इनकी जो नीचे वाली ये धीरे धीरे कम हो रही है तो इनको भी क्या करेंगे, इनके हमें ऑक्साइड या सल्फाइड मिलते हैं, उनको गर्म करने पे हमें सीधी धातु प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो ऊपर आने वाले श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु है उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं हम, विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा। किससे द्वारा करता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा। जो मध्यम क्रियाशील धातु है उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं हम, वर्जन व निस्तापन या कार्बन के उपयोग से हम इनका निष्कर्षण करते हैं। फिर जो नीचे आने वाली धातु स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, सोना और प्लेटिनम। तो हमें क्या करना है भाई, ऐसे पूछी जा सकता है सबसे स्वतंत्र धातु कौन सी है, स्वतंत्र रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो सीधे सीधे ना सोना और प्लेटिनम हमारे पास में क्या है, स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली धातु है। फिर उसके बाद में हमारे पास में विद्युत अपघटनी परिष्करण, इनका परिष्करण में धातु को कैसे निकाला जाता है वो पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी परिष्करण से। तो अगला हमारे पास में विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। चलो, इसके बाद में हमारे पास में विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है, ये हमारे पास में विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या उसके बारे में समझते चलो। और पास में क्या है विद्युत है, ये फिर इसी लिख लो इसको, हेडिंग मेन हेडिंग क्या हमारे पास में, सक्रियता सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु का निष्कर्षण, सबसे ऊपर आने वाली धातु का निष्कर्षण। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे ऊपर आने वाली धातु का निष्कर्षण, सबसे ऊपर आने वाली जो धातु है हमारे पास में उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो हमें इसमें देखते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण से करते हैं। अब जो सबसे ऊपर आने वाली धातु है उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण से। किससे करते हैं भाई, विद्युत अपघटनी परिष्करण अब विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है वो देखते हैं। अब देखो विद्युत अपघटनी परिष्करण ये हमारे पास में चित्र है, इसके अंदर हमारे पास में एक तो रहेगा कैथोड, एक रहेगा हमारे पास में एनोड और एक रहेगा हमारे पास में ये जो इसमें विलयन डाला गया है, इस विलयन को बोलते हैं हम विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं भाई, विद्युत अपघट्य। तो सबसे पहला हमारे पास में रहेगा एनोड, ठीक है। एनोड के अंदर क्या होगा भाई, एनोड किसका बनेगा हमारे पास में, जो हमारे पास में अशुद्ध धातु है, क्या है भाई हमारे पास में अशुद्ध धातु है उसका क्या बनाएंगे हमें, एनोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, एनोड। अशुद्ध जो हमारे पास में धातु है, अशुद्ध धातु मतलब हो गया जैसे हम एस के रूप में कोई भी धातु निकलती है उसको क्या बनाएंगे हम, एनोड बना देंगे। क्या बना देंगे भाई, एनोड। फिर इसके बाद में हमारे पास में रहेगा कैथोड।
कैथोड किसका बनाएंगे हम भाई? शुद्ध धातु का। किसका बनाएंगे भाई? शुद्ध धातु का। ठीक है, एक हमारे पास में शुद्ध धातु रहेगी, उसका क्या बनाएंगे हम? कैथोड बनाएंगे, कैथोड। ठीक है, और कैथोड बनाएंगे कौन सी? शुद्ध धातु। जिस धातु का हमें क्या करना है भाई? परिष्करण करना है। जैसे इसमें अंदर कॉपर का परिष्करण करना, तो ये हमें जो हमारे पास में कैथोड दिख रहा है, इस कैथोड भी किसका बनाना पड़ेगा? हमें कॉपर का बनाना पड़ेगा। और ये हमारे पास में अशुद्ध धातु रहेगी कॉपर। ठीक, कॉपर के साथ में कुछ अशुद्धियां रहेगी। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है विद्युत अपघट्य। अब देखो विद्युत अपघट्य किसका लेना है? देखो विद्युत अपघट्य हमें उसी धातु का लेना है जिस धातु को हम निष्कर्ष कर रहे हैं, निष्कर्षण कर रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं धातु को। ठीक है, विद्युत अपघट्य हमें उसी का लेना है जिसका हमें निष्कर्षण कर रहे हैं, जिस धातु को निकाल रहे हैं उसी का हमें क्या लेना है? विद्युत अपघट्य लेना है। तो हमें विद्युत अपघट्य कौन सा लेना है यहाँ पे? कॉपर सल्फेट का। किसका लेना भाई? कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर निकालने से कॉपर सल्फेट का, तो विद्युत अपघट्य किसका आएगा? कॉपर सल्फेट का। तो डायरेक्ट यहां से यहाँ पे ये एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है एनोड जो होता है, एनोड के ऊपर कौन सी धातु लेते हैं? एनोड किसका बनता है हमारे पास में? अशुद्ध धातु का। किसका बनता है? अशुद्ध जो धातु है उसका एनोड बनाते हैं। शुद्ध जो धातु उसका क्या बनाते हैं हम? कैथोड बनाते हैं। और विद्युत अपघट्य है वो किसका बनाते हैं हम? विद्युत अपघट्य उसका बनाते हैं हम जो हमारे पास में धातु निकालनी है, जिसका हमें निष्कर्षण करना है, उसका हम विलयन लेते हैं, वो हमारे पास में विद्युत अपघट्य। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट, कॉपर का ले रहे हैं कॉपर सल्फेट, इस यहीं अगर एल्यूमिनियम निकालते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है? यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट। इसी प्रकार हमें ये हमें लेना है विद्युत अपघट्य के रूप में। जिस धातु का हम निष्कर्षण कर रहे हैं उसी को हम विद्युत अपघट्य के रूप में लेना है। चलो ठीक है भाई। अब इसके अंदर देखो भाई, ये तो हमने ले लिया इसका। अब हमारे पास में क्या है भाई? ये है हमारे पास में एनोड, ये हमारे पास में कैथोड। अब एनोड और कैथोड दोनों है कि नहीं है? अब एनोड और कैथोड में क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे इनमें भाई? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे इनके अंदर? जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से ये हमारे पास में अशुद्ध धातु का बना हुआ है। किसका बना हुआ भाई? अशुद्ध धातु का। ठीक है, ये अशुद्ध धातु का बना हुआ है। तो अशुद्ध धातु में से क्या होगी? यहाँ से अशुद्ध धातु से Cu निकलेगी बाहर। क्या निकलेगी? Cu। और Cu बाहर निकल के कहाँ जाएगी? विद्युत अपघट्य के अंदर जाएगी। विद्युत अपघट्य के अंदर जाएगी Cu। जितनी Cu विद्युत अपघट्य के अंदर जाएगा, जितना कॉपर विद्युत अपघट्य के अंदर जाएगा, उतना जो कॉपर विद्युत अपघट्य से किस पे जाएगा? इसके कैथोड के ऊपर जमा होता जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे पास में अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु से Cu बार बार कॉपर निकलता जाएगा, विद्युत अपघट्य में चला जाएगा, और विद्युत अपघट्य से कॉपर किस पे चला जाएगा? कैथोड के ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास में धातु क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार हमारे पास में धातु, इससे शुद्ध धातु बाहर निकल जाएगी, और इसके अंदर जो बची अशुद्धियां, वो जो अशुद्धियां हमारे पास में नीचे जाके जमा हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं अपद्रव्य एनोड पंख। क्या बोलते हैं भाई? अपद्रव्य या एनोड पंख। जो अशुद्ध धातु है, अशुद्धियां धातु की जो भी अशुद्धियां हमारे पास में भाई, ये तो हमारे पास में अशुद्ध धातु का, वो अशुद्ध धातु का हमारे पास में एनोड बना हुआ है। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु कॉपर है, वो कॉपर बार बार निकल रही है, इसके अंदर विद्युत अपघट्य के अंदर जा रही है। विद्युत अपघट्य में जितनी कॉपर जाएगी उतनी कॉपर विद्युत अपघट्य से किस पे जाएगी? इसके ऊपर कैथोड के ऊपर जाएगी। तो जैसे जैसे कैथोड पे विद्युत अपघट्य के ऊपर विद्युत अपघट्य से कॉपर जाएगी, और अब इनके इसके अंदर क्या बचेगी? अशुद्धियां बचेगी। अशुद्धियां क्या होगी? धीरे धीरे नीचे जाके इसमें जमा हो जाएगी, जिसके नीचे एनोड के नीचे। तो एनोड के नीचे अशुद्धियां जमा हो जाती है, उसे बोलते हैं एनोड पंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एनोड पंख। तो डायरेक्ट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है एनोड पंख क्या होता है। तो एनोड पंख क्या होता है? एनोड के नीचे जाके अशुद्धियां जमा हो जाती है शुद्ध धातु की, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? एनोड पंख बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास में क्या हो जाएगी? शुद्ध धातु इसके ऊपर आ जाएगी, और ये हमारे पास में शुद्ध धातु की छड़ हमें प्राप्त हो जाएगी। ये हमें इस प्रकार विद्युत अपघटनी परिष्करण से हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ये हमारे पास में हो गया शुद्ध धातु प्राप्त करने का तरीका। अब इसके बाद में हमारे पास ऊपर आने वाली जो भी हमारे पास में धातुएं है, सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर आने वाली सारी धातुएं हैं, उनको इसी विधि से हम क्या करते हैं? धातु को अलग करते हैं। दूसरी धातु है, ये कॉपर है तो कॉपर को ले लेंगे, दूसरी है तो दूसरी को लेंगे। इस प्रकार सभी को क्या करते हैं भाई? हम इसे निष्कर्षण कर लेते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है भाई? ऊपर आने वाली बोलिए अब हमारे पास में कार्बन के उपयोग से दूसरी वाली हमारे पास में जो मध्यम क्रियाशील धातु है, जो मध्य में स्थित है हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास विद्युत अपघटनी परिष्करण। फिर उसके बाद में हमारे पास में सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं
का निष्कर्षण। अब जो सक्रियता श्रेणी है हमारे पास में, सक्रियता श्रेणी के अंदर हमारे पास में मध्य में जो स्थित है धातुएं उनका निष्कर्षण करना है, उनको निकालना है। तो मध्यम श्रेणी, मध्यम के अंदर जो भी स्थित है उनको निकालना है। तो हमारे पास मध्यम कौन सी है भाई, देखिए सक्रियता श्रेणी के अंदर हमारे पास में जो मध्यम स्थित धातुएं हैं उनका हमें क्या करना है, कार्बन के उपयोग से निकालना है, कार्बन के उपयोग से हमें इनका निष्कर्षण करना है। ठीक है, अब हमारा क्या करेंगे भाई, इसका निष्कर्षण कैसे करेंगे, इनका निष्कर्षण क्या होगा, निष्कर्षण इनका निष्कर्षण कार्बन के उपयोग से करते हैं। कैसे करते हैं भाई, कार्बन के उपयोग से करते हैं। कैसे करते हैं, उपयोग से करते हैं। तो इनका कैसे करते हैं भाई, कार्बन के उपयोग से हम इनका निष्कर्षण करते हैं। अब कैसे देखते हैं, देखिए अगली स्लाइड में। तो उनके अंदर हमारे पास में दो प्रकार की होती है। कैसे, दो प्रकार से, जैसे एक तो हमारे पास में क्या है, भर्जन, और एक हमारे पास में क्या है, निष्ठापन। एक तो भर्जन हमारे पास में, एक क्या हमारे पास में, निष्ठापन। तो भर्जन के अंदर क्या होगा, निष्ठापन के अंदर क्या होगा वो देखते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम भर्जन। क्या पढ़ेंगे भाई, भर्जन। अब देखो भर्जन के अंदर क्या होगा, सल्फाइड एस करेगा, कोई सी भी जो हमारे पास में धातु है, मध्यम क्रिस्टल जो धातु है उनका सल्फाइड एस करेगा। क्या रहेगा भाई, सल्फाइड एस करेगा। उसको क्या करेंगे हमें, उसको हम अधिक वायु और अधिक ताप पर गर्म करेंगे। क्या करेंगे भाई, अधिक वायु और अधिक ताप पर जब गर्म करेंगे, सल्फाइड एस को अधिक वायु और अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, भर्जन अभिक्रिया बोलते हैं। सल्फाइड एस को अधिक वायु व ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसे भर्जन अभिक्रिया कहते हैं। जिसे भर्जन या भर्जन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सल्फाइड एस को क्या करना है, अधिक वायु और ताप पर क्या करना है, गर्म करना है। सल्फाइड एस को जैसे अधिक वायु और ताप पर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, उस धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। जो अशुद्ध धातु हमारे पास में उसका ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, और अशुद्ध धातु जिसे हम क्या बोलते हैं, भर्जन अभिक्रिया बोलते हैं। तो अशुद्ध धातु प्राप्त हो, कार्बन प्राप्त हो, कार्बन से उपयोग करके फिर उस अशुद्ध धातु जो ऑक्साइड है उसके पास में कार्बन का उपयोग करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। तो हमारे पास में जैसे एग्जांपल में हमारे पास में Zn तो हमारे पास में ये क्या है, सल्फाइड एस का है, ये जिंक का सल्फाइड एस का है। इसको क्या करेंगे भाई, अधिक वायु के अंदर क्या करेंगे भाई, अधिक वायु यानी वायु से क्रिया होगी वायु है तो अधिक वायु के अंदर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से हमारे पास में क्या होगा भाई, ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा हमारे पास में भाई, जिंक ऑक्साइड प्लस हमारे पास में बन जाएगा SO2। क्या बन जाएगा भाई, SO2। तो हमारे पास में ये ऑक्साइड प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो उसने क्या बोला था भाई, सल्फाइड एस को क्या करेंगे, सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। सल्फाइड एस क्या है, उसको क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऑक्साइड प्राप्त होगा। और इस ऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भर्जन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा एस गर्म करेंगे इसके अंदर, सल्फाइड एस। ठीक है, इसके बाद में जो निस्ता बनाएगा उसके अंदर कार्बोनेट एस को हम गर्म करेंगे। इसके अंदर क्या करना है, सल्फाइड एस को क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करने से हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर इस ऑक्साइड का क्या लेते हैं, अब करेंगे कार्बन के उपयोग से। क्या करेंगे भाई, अब होगा कार्बन के उपयोग से। कार्बन के उपयोग से
उपयोग से। तो अब करेंगे हम कार्बन के उपयोग से। कार्बन का उपयोग हमें ये में ऑक्साइड प्राप्त हो गया, तो Zn नहीं हमारे पास में ऑक्साइड है कि नहीं है, जिंक ऑक्साइड है कि नहीं। अब इससे इसी अभी करेंगे कार्बन से, क्या किससे करेंगे हमारे भैया अभी किया कार्बन से, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा Zn प्लस CO बन जाएगा। इस प्रकार हमारे पास शुद्ध धातु आएगी नहीं है भाई, ये हमारे पास में शुद्ध धातु है कि नहीं है, ठीक है। इस प्रकार हमें क्या बन गया, ये हमें क्या बन गई शुद्ध धातु, क्या बन गई भाई शुद्ध धातु। तो हमारे पास में वर्जन से कैसे हो गई शुद्ध धातु प्राप्त हो गई नहीं हो गई, तो जो हमारे पास में मध्यम गतिशील धातुएं हैं उनको क्या करेंगे हमें कार्बन के उपयोग से शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते। तो ये लास्ट में कार्बन का उपयोग करके हमने क्या कर लिया, तो से शुद्ध धातु प्राप्त कर ली। और कैसे की भाई वर्जन अभिक्रिया से, वर्जन अभिक्रिया क्या हो गई, कोई भी हमारे पास में सल्फाइड एस होता है उसकी किससे अभिक्रिया करेंगे भाई, वायु से अभिक्रिया करेंगे अधिक ताप पर। किस पे करेंगे भाई, अधिक ताप पर वायु से अभिक्रिया करवाएंगे, अधिक ताप पर क्या करेंगे वायु से अभिक्रिया करेंगे। तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, ऑक्साइड। ऑक्साइड प्राप्त हो गया, क्योंकि धातु का इस धातु ऑक्साइड को है जो हमारे पास में ऑक्साइड प्राप्त हुआ, इस ऑक्साइड को किससे अभिक्रिया करेंगे, कार्बन से। किससे कराएंगे, कार्बन से। तो इधर CO बन जाएगा, इधर Zn, फिर हमारे पास में शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास में अगला जो हमें देखना है, तो ये तो हमारे पास में वर्जन हो गया। वर्जन के बाद में आएगा हमारे पास में निस्तापन। निस्तापन को कैसे प्राप्त करते हुए देखेंगे। वर्जन के अंदर क्या होगा, ये तो ये याद रखना हमें, वर्जन के अंदर सल्फाइड एस को गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं, सल्फाइड एस को गर्म करते हैं वायु के अंदर, अधिक वायु के अंदर सल्फाइड एस को गर्म करते हैं, तो हमारे पास में ऑक्साइड बनता है। और वो ऑक्साइड से क्या करता है, उस ऑक्साइड से हम कार्बन से क्रिया करवाते हैं, और ऑक्साइड की कार्बन से क्रिया करवाते हैं, हमारे पास में शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब हमारे पास में है निस्तापन। वर्जन को लिया दूसरा हमारे पास में निस्तापन। निस्तापन या निस्तापन मिलकर था। अब इसके अंदर क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है जो वर्जन में अभिक्रिया वो इसी के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या करना है हमें भाई, सीमित वायु लेनी। क्या लेनी है, वायु हमें क्या लेनी है, सीमित लेनी है, और उसको गर्म करना है। और हमें एस कौन सा लेना है, कार्बोनेट एस लेना है। तो कार्बोनेट एस को सीमित वायु व अधिक ताप पर जब हम गर्म करेंगे तो हमारे पास में वापस क्या प्राप्त होगा, ऑक्साइड प्राप्त होगा। और ऑक्साइड प्राप्त होगा, उस अभिक्रिया को बोलेंगे हमें निस्तापन। तो इसके अंदर रहेगा हमारे पास में कार्बोनेट एस, कार्बोनेट एस को, कार्बोनेट एस को सीमित, कार्बोनेट एस को सीमित वायु व अधिक ताप पर गर्म करने, सीमित वायु अधिक ताप पर गर्म करने पर, कार्बोनेट एस को सीमित वायु और अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई, ऑक्साइड। उसके अंदर भी ऑक्साइड मिला था, ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमें क्या मिलता है भाई, ऑक्साइड प्राप्त होता है भाई। कार्बोनेट एस को क्या करना है, कार्बोनेट एस को क्या करना है, सीमित वायु के अंदर व अधिक ताप के अंदर हमें अधिक ताप पर क्या करना है, ऑक्साइड अधिक ताप पर गर्म करना है, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा भाई, ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, फिर उस ऑक्साइड को वापस क्या करेंगे, कार्बन से अभिक्रिया करवाएंगे, और कार्बन से हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, जिसे निस्तापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, निस्तापन अभिक्रिया, निस्तापन कहते हैं। निस्तापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, इसको निस्तापन अभिक्रिया कहते हैं। अब कैसे, जैसे हमारे पास में कार्बोनेट एस लेना, जैसे हमारे पास में कार्बोनेट है जिंक सल्फाइड एस के रूप में मिलता है, कार्बोनेट एस के भी रूप में मिलता है। तो ये आ गया हमारे पास में ZnCO3। तो ZnCO3 क्या है हमारे पास में, कार्बोनेट एस का है। तो कार्बोनेट एस को क्या करना है हमें, कार्बोनेट एस को क्या करना है, सीमित वायु के अंदर। किसके अंदर भाई, सीमित वायु के अंदर। तो वायु क्या करनी है भाई, सीमित लेनी, तो वायु हमें लेनी, तो इसको क्या करना है, गर्म करना है। कार्बोनेट एस को सीमित वायु के अंदर क्या करना है, गर्म करना है। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, ऑक्साइड प्लस CO2। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिला नहीं मिला भाई हमें, ठीक है। तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। तो हमारे पास में ऑक्साइड मिला नहीं मिला भाई, ये रहा ऑक्साइड हमारे पास में। तो निस्तापन के अंदर भी क्या होगा हमारे पास में, जब हम क्या करेंगे निस्तापन के अंदर, निस्तापन के अंदर हम
तो निस्तापन के अंदर हम क्या करेंगे, कार्बोनेट एसिड लेंगे। क्या लेंगे भाई, निस्तापन के अंदर लेंगे हम कार्बोनेट एसिड, और कार्बोनेट एसिड के साथ में हम क्या करेंगे भाई, इसको अधिक ताप पर सीमित वायु में क्या करेंगे, अधिक ताप पर गर्म करेंगे, और अधिक ताप पर जब गर्म करेंगे कार्बोनेट एसिड को, तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, ऑक्साइड प्राप्त होगा। फिर जो ऑक्साइड प्राप्त होगा उस ऑक्साइड से वापस कार्बन से क्रिया करवाएंगे, और कार्बन से क्रिया करवाने से हमें क्या हो जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करना भाई, कार्बन के उपयोग से, किसके भाई, कार्बन के उपयोग से, कार्बन के उपयोग से, ठीक है। तो कार्बन के उपयोग से हमारे जिंक ऑक्साइड हमारे पास में, तो ये हमारे पास में जिंक ऑक्साइड प्लस क्या लेना हमने, सी, कार्बन का उपयोग हो रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास में मिलेगा यहाँ पे Zn प्लस CO, ठीक है, Zn प्लस क्या मिलेगा, प्लस CO। तो हमें क्या करना है, ZnO है कि नहीं है ऑक्साइड, ये हमारे पास में ऑक्साइड धातु का, इससे कार्बन से अभिक्रिया करवानी, किससे करवानी है, कार्बन का उपयोग करके अभिक्रिया करवानी है। तो हमारे पास में यहाँ पे शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी Zn, और Zn के साथ में हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, CO। इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगी, तो हमारे पास में आएगी शुद्ध धातु, ये हमारे पास में क्या आएगी, शुद्ध धातु, ठीक है। फिर इसके बाद में ये हो गया हमारे पास में निस्तापन कंप्लीट। ये एक तो वर्जन हो गया, एक निस्तापन हो गया। देखो सबसे पहले तो ऊपर आने वाली जो अभिक्रिया है, ऊपर आने वाली जो हमारे पास में सक्रिय जो धातुएं हैं उनका कैसे निष्कर्षण करेंगे, विद्युत अपघटनीय परिष्करण से करते हैं। फिर उसके बाद आने वाले जो धातु हैं, मध्यम क्रियाशील धातु है, उनको कैसे करेंगे, निस्तापन और वर्जन से, या कार्बन के उपयोग से। कार्बन के उपयोग में निस्तापन और वर्जन करते हैं, तो निस्तापन ये पढ़ लिया हमने, वर्जन भी पढ़ लिया निस्तापन। अब इसके बाद में क्या है, अब हमारे पास में है सबसे नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण। तो इसके बाद में क्या हमारे पास में है, सबसे नीचे आने वाली जो धातु है वो हमारे पास में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, लेकिन ये भी नीचे कम क्रियाशील धातु है, ये भी किसी न किसी एस के रूप में पाई जाती है, तो ये भी नीचे आने वाली धातु के श्रेणी में आती है। तो हमारे पास में इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे पास में नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु, नीचे आने वाली धातुओं, नीचे आने धातु का निष्कर्षण। अब सक्रिय श्रेणी में नीचे नीचे आती है उनका निष्कर्षण कैसे होता है। तो हमारे पास में नीचे आने वाली धातु है, कुछ तो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, कुछ हमारे पास में सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती है, जिनको गर्म करने से, वायु में गर्म करने से हमें सीधे सीधे क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑक्साइड। और फिर ऑक्साइड को जैसे ही गर्म करेंगे तो हमारे पास में सीधी धातु प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास में क्या नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण जो होता है हमारे पास में, जैसे हमारे पास में HGS, क्या है भाई HGS, इसका नाम है सिनबार। क्या है भाई इसका नाम, सिनबार। HGS का नाम है सिनबार, ठीक है। ये हमारे पास में HG या मरकरी का अयस्क है, किसका अयस्क है, मरकरी का अयस्क या पारे का अयस्क है, ठीक है, पारे का अयस्क है। किसका अयस्क है भाई, ये पारे का अयस्क है। HGS किसका अयस्क है, पारे का अयस्क है। तो हम क्या करेंगे, HGS है हमारे पास में, HGS को क्या करेंगे हम, वायु के अंदर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे भाई, गर्म करेंगे, वायु के अंदर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, HGO प्लस SO2। क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, HGO प्लस SO2। अब हमारे पास में Hg प्राप्त हो गया, HGO, इसको क्या करेंगे भाई, गर्म करेंगे ऑक्साइड को, या फिर कार्बन के उपयोग से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ आएगा Hg प्लस O2। तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगी, शुद्ध धातु प्राप्त होगी नहीं। तो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली सारी धातु है उनको इसी प्रकार प्राप्त करते हैं, और कुछ जो सोना और प्लेटिनम है वो स्वतंत्र रूप में हमें पाई जाते हैं नीचे आने वाली धातु में। तो हमें क्या करना है भाई, जो नीचे आने वाली धातु है, जैसे सिनबार है हमारे पास में, सिनबार किसका अयस्क है, पारे का अयस्क है या मरकरी का अयस्क है। ये याद में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सिनबार का सूत्र तो HGS, ठीक है। और इसी प्रकार हमारे पास में एक और होता है PbS, ठीक है। ये PbS हमारे पास में, Pb लेड का अयस्क है। किसका अयस्क है, लेड का अयस्क, जिसका नाम होता है गेलेना, ठीक है। इसका नाम क्या है, गेलेना। PbS हमारे पास में क्या है, गेलेना। ये हमारे पास में किसका अयस्क है, ये लेड का अयस्क है। किसका अयस्क है, लेड का अयस्क।
एस, तो आपको याद रखना है। ये हमारे पास में लेड का एस के देखो Hg तो हमारे पास में क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं, या फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड नहीं बोल के हम क्या बोल सकते हैं इसको, सिनबार बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं सामान्य नाम क्या इसका, सिनबार। और सिनबार किसका एस होता है, पारे का एस होता है, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास पीबीएस है जिसका नाम होता है गेलेना, और या फिर बोल सकते हैं लेड या लेड एस, लेड का एस है, किसका एस है, ये लेड का एस है, ये प्लम्बम सल्फाइड। तो प्लम्बम नाम होता है पारे का, जो रासायनिक नाम उसमें पारे के एस का मतलब लेड का प्लम्बम, तो प्लम्बम सल्फाइड भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास में जो नीचे आने वाले धातु का है इसी प्रकार निष्कर्षण करते हैं। तो मध्यम वालों का पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो हमने धातु का निष्कर्षण पढ़ लिया। तो हमें सबसे पहले पढ़ना था भाई, सबसे ऊपर आने वाले धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, विद्युत अपघटनीय प्रेषकरण से करते हैं। तो सबसे ऊपर आने वाला धातु है विद्युत अपघटनीय प्रेषकरण से कैसे करते हैं। जो विद्युत अपघटनीय प्रेषकरण होता है हमारे पास में क्या होता है भाई, हम क्या करते हैं, एनोड होता है एक, तो हमारे पास में कैथोड होता है। तो एनोड के ऊपर तो हम शुद्ध धातु लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, एनोड के ऊपर शुद्ध धातु लेते हैं, और कैथोड के ऊपर हम क्या लेते हैं, अशुद्ध धातु। क्या लेते हैं कैथोड के ऊपर भाई, नहीं एनोड के ऊपर तो अशुद्ध धातु लेते हैं, कैथोड पर शुद्ध धातु। एनोड पे हम तो अशुद्ध धातु लेते हैं, कैथोड पे शुद्ध धातु लेते हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य किसका लेता है, जिस धातु का परिष्करण करना, जिस धातु को हमें निकालना उसका विद्युत अपघट्य लेते हैं। फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित जब कराते हैं तो हमारे पास में एनोड पर जो अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु उसमें से कॉपर बाहर निकलता है, और वो कॉपर विद्युत अपघट्य में मिलता है। जितना विद्युत अपघट्य में कॉपर मिलता होता विद्युत अपघट्य से कॉपर निकल के हमारे पास कैथोड के ऊपर जमा होता जाता है। इस प्रकार हमारे पास में शुद्ध धातु निकलती रहती है, और शुद्ध धातु निकलते निकलते हमारे पास में इसके ऊपर कुछ अशुद्धियां बच जाती है। अशुद्धियां क्या होती है, नीचे जाके जमा हो जाती है, इसी से बोलेंगे एनोड पंख। और कहां पे जमा होती है, एनोड के नीचे जमा हो जाती है, इसे एनोड पंख बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में ऊपर आने वाला धातु पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हमारे पास में संगत श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो उसके लिए निष्कर्षण करने के लिए हम कार्बन का उपयोग करते हैं, और कार्बन का उपयोग दो अभिक्रिया होती है, एक वर्जन अभिक्रिया और एक होती है हमारे पास में निस्तापन अभिक्रिया। तो वर्जन अभिक्रिया क्या है हमारे पास में, वर्जन अभिक्रिया मतलब होता है सल्फाइड एस लेना। कौन सा लेना है, सल्फाइड एस को अधिक वायु और अधिक ताप के ऊपर क्या करना, गर्म। तो सल्फाइड एस ले लिया, इसको अधिक वायु और अधिक जो ताप पर क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया। तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑक्साइड प्राप्त हो गया। ऑक्साइड प्राप्त हो गया, फिर उस ऑक्साइड को क्या करना है, कार्बन के उपयोग से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। तो ये ऑक्साइड हो गया हमारे पास में, उसका ऑक्साइड के साथ में कार्बन की अभिक्रिया, इस प्रकार हमारे शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में निस्तापन। तो निस्तापन में क्या लेना हमें, कार्बोनेट एस के लेना। निस्तापन में लेना कार्बोनेट एस। कार्बोनेट एस को क्या करना है हमें, कार्बोनेट एस को सीमित वायु और अधिक ताप पर क्या करना है, गर्म करना है, जिससे हमारे पास में धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। धातु ऑक्साइड को फिर वापस कार्बन से अभिक्रिया करानी है, और फिर इससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो हमारे पास में क्या करना है, कार्बोनेट एस ले लिया, उसको गर्म किया, तो हमारे पास में क्या बन गई, ऑक्साइड बन गई, और ऑक्साइड को कार्बन के ऊपर गर्म किया तो हमारे पास शुद्ध धातु प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद में है कि हमारे पास में सबसे नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण। तो सबसे नीचे आने वाले धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास सबसे नीचे आने वाली धातु जैसे तो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, प्लेटिनम और सोने जैसी धातु तो हमारे पास में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है हमारे पास में जो सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है, सल्फाइड एस के रूप में। तो HgS है, इसका नाम होता है सिनबार, ठीक है। ये पारे का एस है, और पीबीएस है हमारे पास में, इसका नाम क्या है, गेलेना। ये हमारे पास में लेड का एस है। तो इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में थोड़ा इनको गर्म करेंगे तो हमारे पास में ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, और ऑक्साइड को और आगे गर्म करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। कौन सी धातु प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध धातु। इसी प्रकार हमारे पास में जो धातुओं का निष्कर्षण है वो धातुओं का निष्कर्षण यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हमारे पास में छोटी मोटी जो अभिक्रिया बची है वो हम कर लेते हैं। 2-4 टॉपिक है, उनको खत्म करने के बाद में हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार